हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। तो भाई आप जैसे कि हमारे ट्रैवल पॉडकास्ट देखते ही रहते हो, तो आज हम बात करने वाले हैं खास अगर आप यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप वहाँ तक पहुँचे कैसे, वहाँ का जो वीज़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा कैसे लगे, वर्क वीज़ा कैसे लगे, और टूरिस्ट वीज़ा अगर आपको सिर्फ घूमना ही घूमना है तो टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगाया जाए, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसकी। तो इसी मुद्दे पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमिग्रेशन एक्सपर्ट वरुण भाई के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इन्होंने प्रोफेशनली इन्होंने BA LLB करा हुआ है और MBA भी करा हुआ है। तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। भाई आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई क्योंकि हम भी बहुत घूमते रहते हैं और अपनी जनता को दिखाते रहते हैं हम कहाँ कहाँ घूम रहे, लेकिन जनता सोचती है पहुँचते कैसे हैं यार वहाँ तक, ये वीज़ा कैसे लग रहा है इनका, ये कैसे हो रहा है ये सब। अभी बताएंगे सारी चीज़ें। अभी हम जो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा के ऊपर। हाँ जी। जो आज के टाइम पे जो यूथ है वो सारी बाहर जाना चाहती है स्टडी के लिए, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है, अगर स्टूडेंट्स को प्रोसेस पता है ना सारा, तो उनके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आज के टाइम पे, सब बाहर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, और चाइना को भी बीट कर दिया पॉपुलेशन में हमारे इंडिया ने। उसके बाद हम एक कोर्स की बात करेंगे, वीज़ा मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। आज इस वीडियो में हमारे पास सबके लिए है, यहाँ से उठेंगे तो दे के ही निकलेंगे कुछ। सबसे पहले भाई स्कैम की ही बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं उनके साथ क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं, कि जो स्कूलिंग के बाद ही जो जाना चाहते हैं। देखो, इसका ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जिसको इस प्रोसेस के बारे में पता है, जो लॉन्ग टर्म से बैठा हुआ है इस फील्ड के अंदर, वही ये स्कैम कर सकता है, क्योंकि वो उस लूप होल के अंदर घुसा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आपको भी कुछ नहीं पता होगा। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन जैसे ही स्टूडेंट हमारे पास में आता है तो सबसे पहले उसकी मार्कशीट हम चेक करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। 12th से अगर बैचलर्स के लिए जा रहा है तो उसकी मार्कशीट होती है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर उसको कौन सा कोर्स देना चाहिए, कोर्स इवैल्यूएशन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ग्रेजुएशन से अगर मास्टर्स के लिए जाता है तो सेम जो उसकी मार्कशीट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे पहला प्रोसेस होता है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर लीगल तरीके से इस चीज़ को करना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का कोर्स इवैल्यूएशन होता है, हम उसको यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं और कोर्स बताते हैं। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं वैसे तो सबसे इजी यूरोपियन कंट्री जिसकी वैल्यू भी है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो आप सबसे पहले रेकमेंड करते हो, या वो भी स्टूडेंट ही बताता है मुझे इस देश में जाना है उस देश में जाना है? देखो, अगर स्टूडेंट का ऑलरेडी कोई रिलेटिव वहाँ रहता है तो स्टूडेंट की वही प्रायोरिटी होती है कि हमें जाना ही वहीं पे। बाकी ऑल ओवर यूरोप में आप कहीं भी चले जाओ, एजुकेशन सेम है, एजुकेशन सेम होती है पूरे ऑल ओवर यूरोप के अंदर। लैंग्वेज बैरियर भी है लैंग्वेज में, जर्मनी में, कि भाई वो इसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे या इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा भी कुछ है? अब मैं लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। फ्री एजुकेशन किसको नहीं चाहिए? जर्मनी फ्री एजुकेशन देता है, सबको पता है, सब जाना चाहते हैं। फ्री की एजुकेशन किसको नहीं चाहिए, ठीक है। जर्मनी का ना पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो फ्री एजुकेशन देती है। नॉर्वे भी देती है, इटली भी देती है, फ्री एजुकेशन देती है। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? उसके अंदर अगर बच्चा 12th से बैचलर्स के लिए जाता है तो जर्मनी के अंदर 13 ईयर्स की एजुकेशन होती है। ओके। हमारे इंडिया के अंदर 12th ईयर की एजुकेशन है, 12 तक है बस। फिर 13 कहाँ से आई है? 13 के लिए फिर बच्चा क्या करता है कि 1 साल का कोर्स कर लेता है साथ में, कोई से भी रिलेटेड कोर्स, तो उसके 13 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। 13 ईयर्स के बाद उसको फिर जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जर्मन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, आपका लेवल्स होते हैं इसके अंदर, A1 A2 B1 B2। तो B2 लेवल तक उसको जर्मन आनी चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद वो एलिजिबल होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। सेकेंड थिंग, उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, मेरिट बेस पे होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके 50% मार्क्स है, आपने जर्मन लैंग्वेज करी है B2 लेवल के लिए, ठीक है। वहीं पे दीपक आएगा, दीपक के 55% मार्क्स है, इसने भी जर्मन लैंग्वेज करी हुई है B2 लेवल तक। वहीं पे आएगा पीयूष के हैं 65 नंबर, ठीक है, इसने भी जर्मन लैंग्वेज करी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? पीयूष को मिलेगी ना। तो इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस लंबा है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर
एडमिशन प्रोसेस करना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपको दे देती है। उसमें अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो फिर भी आप जा सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर 13 ईयर्स की एजुकेशन मैटर नहीं करती, वहाँ पे आप आइल्स के साथ जाते हो। आपके पास में इतना होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि जब स्टूडेंट आ रहा है तो क्योंकि सारा करिकुलम उसका इंग्लिश के अंदर है, यहाँ पे हिंदी चलता है, वहाँ सारा इंग्लिश में होगा, टीचर सब इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो क्या वो समझ पा रहा है उस चीज़ को, उसका रिप्लाई दे रहा है, कुछ जा रहा है उसके दिमाग में नहीं जा रहा, तो वो उसका एज अ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करती है स्टूडेंट का। तो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही डिफरेंस है। पब्लिक का थोड़ा लंबा चलता है, प्राइवेट का बहुत ईजीली हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी फ़ीस 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। भाई 3.5 लाख तो मतलब ये लगा लो इंडिया से भी सस्ती एजुकेशन है फिर तो, मतलब क्योंकि यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो भाई बहुत ही महंगी है। देखो जर्मनी की जो एजुकेशन है ना वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। बच्चा या तो जर्मनी जाता है, यूएस जाता है, यूके जाता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी जर्मनी होती है। एजुकेशन सस्ती है, ठीक है, सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैं यूनिवर्सिटी बताता हूँ, इस साल मैंने कम से कम 20 से 30 बच्चों को इनरोल करा है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। 3.5 लाख रुपए इसकी फ़ीस है, लेकिन जो वहाँ की लिविंग कॉस्ट है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। 1 लाख रुपए जाती है जर्मनी की, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है लिविंग कॉस्ट। और पर अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो एज कम्पेयर टू यूएस और कनाडा वो बेटर है, मतलब या उसी लेवल की है, कैसी है? देखो जर्मनी का अपना लेवल है एक, ठीक है, जर्मनी अपने मैन्युफैक्चरिंग को लेके पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। यूएस के और यूके के बीच में टक्कर चलती है एजुकेशन को लेके, ठीक है। वर्ल्ड की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड्स, ठीक है। ये 1-2 होते रहती हैं, ये है एक ही नंबर पे दोनों, लेकिन ये 1-2 होते रहे, ये बेस्ट। इसके अंदर जो एडमिशन के लिए चाहिए ना, फिर वो आइंस्टाइन वाला बंदा चाहिए। हाँ ऐसे एडमिशन नहीं भाई, होता। अगर आपके पास कोई लेमैन आता है, वो कहता है जी मेरे को बाहर जाना है पढ़ने, ठीक है, और सपोज मैं ही आया भाई मेरे को बाहर भेज दो पढ़ने, तो आप कौन सी कंट्री रेकमेंड करते हो आउट ऑफ द 29 कंट्रीज़ इन यूरोप? देखो सबसे पहले ना प्रोफाइलिंग होती है बच्चे की, ठीक है। मैं कुछ भी बता दूं, कुछ भी, वो गलत है वो चीज़। ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। आप मेरे पास आओगे, मैं आपसे पूछूंगा आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या करा है, ठीक है। आप बताओगे मैंने बीए करी हुई है, ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा आपका बजट कितना है। क्योंकि फ्रांस में जाऊँ, नीदरलैंड में जाऊँ, डेनमार्क जाऊँ, तो यहाँ की फ़ीस 9 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाती है साल की। वहीं पर अगर मैं नीचे आऊँ, पोलैंड, लैटविया, लुथानिया, हंगरी, ठीक है, इनकी फ़ीस 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अगर आपका बजट है 9 लाख का करने का, तो आप फिर मैं आपको बताऊंगा उस बजट के अंदर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है आपके लिए, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कम जो उसकी बताऊं, ट्यूशन फ़ी जहाँ कम लगती है, सबसे पहली बात वहाँ पे आपका रहने का खर्चा भी कम है, वहाँ पे बच्चा आपका ट्यूशन फ़ी भी निकाल लेता। ऑन एंड ऑल उनके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता। मेन इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब स्टडी के लिए बाहर जा रहा है ना, तो उसको घर से पैसे ना मांगने पड़े, सबसे पहली चीज़ ये होती है। तो बच्चा वहाँ जाके ऐसी कंट्री चूज़ करता है जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कम हो, ट्यूशन फ़ी कम हो, ठीक है, प्लस उसका जो पार्ट टाइम है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है, रहने का खर्चा निकल रहा है, ट्यूशन फ़ी भी निकाल। ये कौन सी कंट्री है जहाँ पे ये तीनों चीज़ बढ़िया है? ये पोलैंड में है, लाटविया है, हंगरी है, लुथानिया है। बट क्या इन कंट्रीज़ में जॉब्स हैं? जॉब्स हैं, क्यों नहीं है। जब आप बच्चों को रेकमेंड करते हो इन कंट्रीज़ में जाओ, तो आप जिस भी कोर्स के लिए आप बोलते हो, तो उस यूनिवर्सिटी के आप देखते हो कि हाँ यहाँ पे जॉब ऑप्शंस हैं, जॉब सिक्योरिटीज़ कोई लगी जाएगी, ऐसा कुछ आप देखते हो, फिर ये बच्चे का काम है? ये देखो इसका ना बहुत इजी सवाल जवाब देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, यहाँ से भी अगर आप बीए करके जा रहे हो तो आपको हाथ पाँव मारना ही पड़ेगा, थाली में परोस के कोई नहीं देता आपको जॉब, ठीक है। जब आप वहाँ जाते हो यूनिवर्सिटी में, तो आपके और भी फ्रेंड्स बनते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि सारे सबके पास में पैसा है, ठीक है, तो वो आपस में ग्रुप बनता है उनका, वो एक जगह अकोमोडेशन बुक करते हैं, उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप जब वहाँ जा रहे हो ना, अपना 6 महीने का बजट लेके जाओ, क्योंकि 6 महीने कैसे निकलेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। एनवायरनमेंट नया, सब कुछ नया, 6 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे आपके लिए। तो जॉब्स है वहाँ पे, लेकिन वो ये कि घर बैठे तो मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। वहाँ पे लेबर मार्केट ऐसी है, सस्ती लेबर मिल रही है उनको, यहाँ से स्टूडेंट का काम चल रहा है, तो दोनों आपस में मैग्नेट का काम कर रहे हैं ना, तो जॉब्स तो अवेलेबल है। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू द प्रोसेस, आप स्टार्टिंग हमने प्रोसेस से करी थी, तो लैंग्वेज टेस्ट होता है, लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है, उसके अलावा क्या क्या होता है? सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है। अगर स्टूडेंट्स के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है,
फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स कम है तो हम तीसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ठीक है। अगर उसके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में उसके 80% मार्क्स हैं, मैथ्स फिज़िक्स में 50 बिलो एवरेज, ठीक है, तो हम उसको कंप्यूटर साइंस देंगे क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसका स्कोप वहीं बनेगा, ठीक है। अब ऑन एंड ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स हमने क्या करे, कलेक्ट करे स्टूडेंट के, 10th 12th SOP बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप यूनिवर्सिटी में जाना है तो वही यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ करी, आप ये बताओ हमें, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास में अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी 7 to 10 डेज़ के अंदर एक मेल करती है स्टूडेंट को इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इंटरव्यू होता है, वहाँ पे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है कि ऐसे भी हम किसी को भी नहीं ले सकते, ठीक है। जूम मीटिंग पे बात होती है, उसके बाद क्लियर होता है उसका इंटरव्यू। क्लियर होने के बाद आपका फिर प्रोसेस आता है कंडीशनल लेटर। कंडीशनल लेटर जो होता है ना, उसके अंदर आपकी कोर्स की डिटेल मेंशन होती है, उसके में आपकी फ़ीस मेंशन होती है और बैंक की डिटेल्स मेंशन होती है। जैसे ही आपने फ़ीस सबमिट करी, फिर उसके बाद आपके पास में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है कि आपकी सीट बुक हो गई है, ठीक है। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो सबसे मेन प्रोसेस है, क्योंकि और भी स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उसके बाद रिफ्यूज़ल लगा के बैठ जाते हैं। अब VFS का क्या रोल है इस चीज़ के अंदर। VFS अगर आप टूरिस्ट के लिए भी जा रहे हो, वर्क परमिट के लिए जा रहे हो या स्टडी के लिए जा रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का रोल प्ले करता है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो सारे उसकी फ़्लाइट्स की डिटेल बनती है, कवर लेटर बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंस कितना होना चाहिए, ITR कितनी जाएगी बच्चे की, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम VFS में सबमिट कराते हैं। VFS की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये VFS क्या है, VFS एक मीडिएटर लगा लो। जितनी भी सारी एम्बेसीज़ है ना, उन्होंने सारी अथॉरिटी VFS को दे रखी है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप कलेक्ट करो, हमारी फ़ीस भी आप कलेक्ट करो, उसके बाद हमें पहुँचाओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तब तक बच्चे के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे, ठीक है। वंस बच्चे के डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, वो चेक करते हैं सारे, इनकी एक चेकलिस्ट होती है। टूरिस्ट वीज़ा के अंदर भी एक चेकलिस्ट होती है, वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती है। फाइनेंस बहुत सारी चीज़ दिखानी पड़ती है, ऐसी स्टडी के अंदर भी है, ऐसी वर्क परमिट के अंदर भी है। तो चेकलिस्ट हमें जिस सीक्वेंस में होती है उसी सीक्वेंस में लगानी पड़ती है। अगर हम अप डाउन करेंगे ना तो उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो सीधा रिफ्यूज़ करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सेकंड थिंग आती है इसके अंदर कि इंटेंशन ऑफ स्टे। इंटेंशन क्या है, बच्चा क्यों आना चाहता है यहाँ पे, यहाँ आने के बाद कहीं भाग तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी कवर लेटर बनता है, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग से हमारा बहुत अच्छा हाथ है ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो उसके बाद जब वहाँ से एम्बेसी के अंदर जाती है फाइल, ठीक है, विदिन 10 to 15 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। या तो बच्चे का स्टिकर लगेगा या तो रिफ्यूज़ल लगेगा। अब बच्चों को ये नहीं पता कि और भी एजेंट्स हैं, उनको नहीं पता। रिफ्यूज़ल के बाद बोलते हैं हम अगली नेक्स्ट आपका ईयर अप्लाई करेंगे। उनको ये नहीं पता कि 10 से 15 दिन का टाइम होता है आपके पास अपील करने के लिए। हम उसको अपील कर सकते हैं, जो उन्होंने रिफ्यूज़ल का दिया है हमें, हम उसी के ऊपर अपील कर सकते हैं कि आपने क्यों दिया, जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ऑथराइज अटैच करके लगा रखे। तो ये किसी भी टाइप के वीज़ा के लिए कर सकते हैं अपील, या किसी भी टाइप की वीज़ा के लिए। अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा के अंदर ही आता है, इसके अंदर भी आता है आपका टूरिस्ट वीज़ा के अंदर भी आता है। अगर ग्रुप जाता है वहाँ पे 10-15 लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं आए तो आप 10-15 दिन के अंदर अपील कर सकते हो कि आपने क्यों करा, आप पूछ सकते हो उनसे। उसके बाद आपको पैसे, जब आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हो ना, तो यहाँ पे 80 यूरोज़ की फ़ीस होती है एम्बेसी की। वहीं पे VFS की भी 4 to 5,000 के पास, 6-7 हज़ार के पास में VFS की पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वॉक इन करके जाओगे, आपका जहाँ बनेगा। उसके बाद वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है लगा दिया, फिर लड्डू बांटो, खाओ पियो, वीज़ा आ गया अब तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये पूरा कंप्लीट। और इसमें लूप होल कहाँ है भाई, जहाँ पे स्कैम हो जाता है, बच्चे कहाँ गलती रिफ्यूज़ल करते के हैं? टाइम पे कर देते हैं बच्चे, रिफ्यूज़ल आ गया कोई बात नहीं, साल भर वेट करते हैं। ओके, साल भर वेट करते हैं। देखो मैं आपके चैनल पे बता देता हूँ, श्योर शॉर्ट वीज़ा नहीं लगता किसी का भी। 100% वीज़ा कोई नहीं लगा सकता इस चीज़ के अंदर। इसका भी एक रेशियो होता है, जैसे डिटॉल का होता है ना 99.9, वैसे ही इसका होता है 96% का चांसेस होता है। 1% जो 1-2% होते हैं वो एम्बेसी के अंदर जो बैठा हुआ है, बेशक से हमने सारे डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं फिर भी उसने रिफ्यूज़ल दे दिया, तो उसको फिर अपील करो दोबारा से। ओके। और टाइम जैसे 1 साल का खिंच गया तो इन स्टूडेंट को दोबारा पैसे देने पड़ते हैं, कुछ फीस देनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है या फ्री होता है वो 1 साल बाद वाला भी, या दोबारा प्रोसेस होता है?
जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ऑलरेडी फीस सबमिट करी हुई है ना, तो वो हमें बोलते हैं आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर लो, हमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वही प्रोसेस VFS वाला स्टार्ट हो जाता है, वही डॉक्यूमेंट सबमिट, वही सारी चीज़ें करके फिर हम दोबारा अप्लाई करते और अगर किसी को अपना प्लान ड्रॉप करना है, यूनिवर्सिटी जाना नहीं, तो वो फीस फिर खराब। हैं। ख़राब नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर आपका रिफ्यूज़ल है ना, तो वो रिफ्यूज़ल आप यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करोगे और यूनिवर्सिटी आपको रिफ़ंड फॉर्म देगी। आपको वो रिफ़ंड फॉर्म भरना है, रिफ्यूज़ल लगाना है, उसके साथ यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, आपकी सारी फीस वापस आ जाए, कुछ भी नहीं कटेगा, सारा आ जाएगा। सारा वापस आ जाए। एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फ़ी होती है 100 यूरो 200 यूरो, वो कट जाती है। बाकी जो पूरी फीस होती है वो वापस आ जाती है। और यूरोप में पूरे मेजरली हर कंट्री में कौन सा एग्ज़ाम चलता है, जैसे आइल्स हो गया या कुछ और हो गया, कौन सा चलता है? देखो, यूरोप के अंदर आइल्स चलता है, PTE चलता है। PT क्या होता है भाई? PTE भी इंग्लिश टेस्ट होता है, ये अभी अनाउंस करा है उसको, ठीक है। टॉफल भी हो गया, ये भी इंग्लिश टेस्ट होता है। इंग्लिश टेस्ट स्किल्स वाले होते हैं ये, ठीक है, और कुछ नहीं होता इसमें। नॉर्मली इसके अंदर बैंड्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, 4 बैंड होते हैं। सब में ऑल ओवर 6 बैंड लाने पड़ते हैं हमें बैचलर्स के लिए। मास्टर्स के लिए वो 6.5 हो जाता है, ठीक है। ये टेस्ट है। वहीं पे यूरोप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इतने अच्छे फैक्ट बताऊँगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। यूरोप में 29 कंट्रीज़ हैं, शेंगन की कंट्रीज़। अगर आपका वीज़ा लगता है 29 कंट्रीज़ का एक्सेस, सबसे पहले बात आपकी, ठीक है। इसके अंदर 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं। एक वो कंट्रीज़ हैं जिनके लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फ़ी ज़्यादा है, उसको अलग ले लो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है, वहाँ आपके ट्यूशन फ़ी है, वहाँ पे बहुत कम है। जैसा मैंने आपको बताया 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे अगर मैं नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी की अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, वो भी 9 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये अलग हो गया फैक्टर, ये अलग हो गया। अब डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि उसका बजट कितना है। अब बच्चे का बजट कम है, अब उसको चाहिए फ्रांस के अंदर जाना है, अब 9 लाख रुपए का वो कैसे करेगा? या तो फिर एजुकेशन लोन के लिए जाएंगे हम, फाइनेंस के लिए। भाई वैसे जो बच्चा ऑप्ट कर रहा है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाए, जर्मनी या फ्रांस की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, तो मतलब उससे कुछ दिखता होगा ना यार, यहाँ पे अगर ज़्यादा फीस है तो हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, ऐसा भी तो कुछ होता ही होगा यार। वो एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। देखो, फ्रांस के अंदर जब बच्चा जाता है ना, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रेंच सीखने के लिए। फ्रेंच अगर वो बंदा सीखेगा तो उसके पास ऑप्शंस वाइड है, ठीक है। क्योंकि मेजरली जर्मन जाएगा तो जर्मन सीखनी पड़ेगी उसको, तभी उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है। डेनमार्क जाएगा दानिश सीखनी पड़ेगी, आयरलैंड जाएगा आयरिश सीखनी पड़ेगी। तो जब वो उस फील्ड के अंदर जा रहा है तो उसको मैंडेटरी है। अगर 100 जॉब्स है ना, तो 100 जॉब्स में से 90 जॉब्स लैंग्वेज वालों की है, और जो 10 जॉब्स है ना, वो आइल्स वालों के लिए। मे भी लोग इसलिए US UK ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर ये है नहीं वहाँ हाँ, लेकिन US का जो ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है वो कम से कम 15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, US और लिविंग एक्सपेंस भी आसमान पे जाता है बहुत ज़्यादा। और पंजाब के केस सुनते ही ना कान खड़े हो जाते हैं एम्बेसी वालों के। आ गया भाई। भाई अब तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो पंजाब हरियाणा के पासपोर्ट लेना ही मना कर दिया है, वीज़ा देना मना कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पोलैंड, लाटविया और ये हंगरी पंजाब के स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रहे। ये हमें चाहिए नहीं है, हाँ नहीं चाहिए। अब एक बात बताओ कि वहाँ पे हर 10 मिनट में ना आपका वो मिल जाएगा, आपको इमिग्रेशन वाला बैठा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आप किस पे ट्रस्ट करोगे वहाँ पे? अब वो बंदे फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाते हैं, फॉल्स वीज़ा भी हाँ लगाते हैं वो, ठीक है। अब एम्बेसी कहती है कि यार अब यहाँ से आ रहा है, अब मैं इसके डॉक्यूमेंट 2 बार थोड़ी चेक करूँगा, मेरे पास हज़ारों एप्लीकेशन है। वो एक बार चेक करता है, ठीक है पंजाब से तो कुछ ना कुछ होगा। भाई वैसे जो ऑडियंस ये देख रही है वो लोग कैसे परखें? अगर किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, चलो अब आप हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आप ऑथेंटिक है, लेकिन वो कैसे परखेगा कि सामने वाला बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है? वो कहाँ से, किस तरीके से बचे? इसी के लिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया सारा, कि एडमिशन से लेके वीज़ा प्रोसेस तक कि क्या करना चाहिए आपको। आपके जो स्टडीज़ है, जो सब्जेक्ट हैं, उसके बेस पे आपका कोर्स सेलेक्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे पंजाब सबसे बदनाम है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ये तीनों जगह के ना, कि कोई कंट्री ऐसी है। मेरे को लगता है दिक्कत वहाँ आ जाती है जब बच्चे को खुद ही कहते हैं कि खुद ही मुझे बस कहते हैं, बाहर मेरा जाना है। ये कागज पूरा नहीं है, मार्क्स तो मेरे है नहीं। फिर इमिग्रेशन ऑफिसर भी कहेगा भाई जुगाड़ तो हर चीज का है, लाओ पैसा। और फिर मैं आपको बताता हूँ यूएसए का पाथवे भी बनते हैं, डंकी रूट जो है, ये चेंज है, ये ट्विस्ट है। ये क्या नया है कुछ भाई? ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉरिशस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्रांस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कहती हैं कि आप हमारे यहाँ से एक कोर्स करो, 1 साल का 2 साल का कोर्स करो, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट जो टाइम बचेगा ना, वो आप यूएस से करोगे, क्योंकि उनका कैंपस यूरोप के अंदर भी है, वहाँ पे भी है, यूएस में भी है।
अब दुबई है, दुबई इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी अपनी एजुकेशन फील्ड को लेके, अब एक हब बन रहा है दुबई के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, ठीक है, यूके, सबके कैंपस दुबई के अंदर है। ओ हाँ, अब यहाँ से दुबई जाओ, एजुकेशन लो, उसके बाद पाथवे बना लो अपना। भाई अच्छा, ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। अब उनकी बात करते हैं जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं, उनके साथ भी कई स्कैम होते हैं। अरे और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स भी आ रही है कि यहाँ की डिमांड निकली है, वहाँ की डिमांड निकली है, ये चाहिए वो चाहिए। तो ज़रा क्लियर करो प्रोसेस क्या है वर्क वीज़ा। देखो, इसके अंदर ना डिमांड होती है, जो अपनी लेबर है, सबको पता है कि अपनी लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है। तो वहाँ से ना एम्बेसी में जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो रिक्वेस्ट करता है कि ये हमें इतनी लेबर की ज़रूरत है, वहाँ पे सेटिंग वगैरह होती है उनकी, तो उसके बाद वो डिमांड यहाँ पे आती है। ऐसा नहीं है, लोग हैं, कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। जो हाई स्किल्ड में की बात कर रहा हूँ, जिनकी सैलरी 5-6 लाख से स्टार्ट होती है, उनके बारे में बात करते हैं। स्किल्ड में तो ये आपको 2-3 लाख, 3-4 लाख रुपए में आपका वीज़ा लग जाता है। अच्छा। ठीक है, मेन आता है आपका हाई स्किल्ड, जो परेशान, जिनकी यहाँ पे 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, अब उसको इंक्रीज़ करना है, तो अब वो जाएंगे लग्जमबर्ग जाएंगे। लग्जमबर्ग का देखो कितना नाम है, नीदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है। तो ऐसी फ्रांस आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। आप लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आपको। जॉब्स हैं लेकिन वहाँ जॉब्स हैं वहाँ पे, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी क्योंकि रिक्वायरमेंट ही उसी चीज़ की है। आपको भी अगर आप 1000 में से ना, मैं बोलूँगा कि 1% का भी नहीं आता, आप चाहे जितनी मर्जी ट्राई कर लो, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मैं आपको लिख के दूंगा अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया तो। अगर इंटरव्यू भी हो गया ना, तो वो आपको मना कर देंगे क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती है वहाँ की। तो अगर लग्जमबर्ग जा रहे हो ना, लग्जमबर्ग के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है सारा फ्रेंच का है। 5 लैंग्वेज बोली जाती है लग्जमबर्ग के अंदर, जर्मन भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो भाई चलो, जिसने सीख ली और उसकी रिक्वायरमेंट आई है, तो अब क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या प्रोसेस इसके अंदर मैं होता है? आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। यूरोप के अंदर यूरोपास सीवी चलता है, ठीक है। उस यूरोपास सीवी भी थोड़ा सा वो बनाना पड़ता है। यूरोपास सीवी को ऐसा कोई भी नहीं बना सकता उसको, ठीक है। अगर आप जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका यूरोपास सीवी लगेगा और कवर लेटर साथ में लगता है। कवर लेटर के अंदर मेंशन होता है कि मैं आपकी कंपनी में आगे मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, ओके। ठीक है। तो उसके बाद जब आपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करा हुआ है मेरे को फ्रेंच आती है, तो डेफिनेटली जब आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, एक्सपीरियंस आपके पास में अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके पास में इंटरव्यू का कॉल आता है। और वो वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है, किसी एक का लग गया किस्मत की बात होती है। बाकी ये जो है फैक्ट मैं बता रहा हूँ, लैंग्वेज करके जाओ, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रोसेस होता है? इसका जो प्रोसेस होता है ना, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो एम्बेसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। इंटरव्यू होता है उसका भी VFS का प्रोसेस? उनका डिफरेंट होता है। वो वहाँ से एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वो अप्रूव मुझे होके, ये स्टाफ, ये वाला बंदा चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एम्बेसी के अंदर गए, उसके डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट गया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद अकोमोडेशन दे रहे हैं, ठीक है, फूड के एक्सपेंसेस दे रहे हैं, सारा सब कुछ ऑफर लेटर के अंदर मेंशन होता है। वहाँ गया, अप्रूव हुआ, उसके बाद वो एम्प्लॉयर यहाँ पे भेजता है उन डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के बाद हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, और फिर जैसे फ्रांस की है तो फ्रांस के वर्क परमिट की ना एक अलग से चेकलिस्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टाइल होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। उसके बाद जाके आप अप्लाई करते हो तो आपका 100% वीज़ा आता है, क्योंकि वहाँ से वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे भी जाएगा तो विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर वीज़ा आ जाता है आपका। अब ये जो आप वीडियो की बात कर रहे हो, जो बहुत चल रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी यूरोप के अंदर सेटल है, ठीक है, अगर वो उन पोर्टल के थ्रू जाके करते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, वो गए, उन इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया मेरा बेस लग्जमबर्ग के अंदर ही है या मैं फ्रांस के अंदर ही रहता हूँ, तो ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्लियर हो गया। तो ऐसे लगते हैं। उसके अंदर भी यूरोपास सीवी और कवर लेटर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यूरोपास सीवी और कवर लेटर आप हर जगह सुनोगे। और भाई जो, चलो ये तो स्किल्ड जॉब हो गई, जो नॉन स्किल्ड जॉब होती है, जो मिडिल क्लास लोग जाकर वहाँ कोई भी काम करने को रेडी है ना। यहाँ पे बहुत मजबूर लोग हैं कि भाई मेरे को बस बाहर भेज दो, मैं कोई भी जॉब कर लूँगा, कोई भी काम कर लूँगा। तो उनके लिए कैसे होता है? क्या उनकी भी एजुकेशन देखी जाती है या क्या देखा जाता है उनके देखो, लिए? डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले अगर कारपेंटर है, ठीक है, अगर डिमांड आई है
तो वो चेक करेंगे कि इसको आता ही नहीं आता काम करना, या ऐसी लगा दिया, ऐसी सीवी बना दिया, तो उसकी प्रॉपर वीडियो बनती है। अच्छा, वो ही भेजनी होती है आपको। वो हम आगे भेजते हैं उसको सीवी के साथ लगा के, काम आता है इसको अगले को, पूरा तगड़ा से उसकी वीडियो बन रही है, वो कर रहा है, काट रहा है। तो उसको आता है काम, हम भेजते हैं। क्योंकि काम अगर हम बिना उसके भेजेंगे ना तो फिर वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। क्या पता उसका फंस जाए, पैसा आगे फंस जाए, फिर वो पैसा हमारी जेब से जाता है। फिर ये चीज़ तो कितना पैसा लगता है? देखो, स्टार्टिंग तो इसकी हो जाती है, एम्प्लॉयर्स के हाथ में होता है सारा सब कुछ, सब बेचा जाता है और यहाँ से ख़रीदा जाता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं बाहर बैठा हुआ जो आपको बोलेगा अरे मैं हूँ ना आपके लिए, आप भेजो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। कोई नहीं करता ऐसा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख हर एक कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती इसमें है। स्कैम होने के भी चांसेस हैं? होते हैं इसके अंदर, स्कैम भी होते हैं। कैसे ऐसे ही होते हैं, जब आपसे पैसे ले लिए, आपको क्या पता, आप तो कार मजदूर आदमी हो, क्या पता आपको, वो तो कुछ भी बता देगा। फिर उसको टालते रहते हैं कि अभी टालते रहते हैं उसको। हाँ, और कारपेंटर्स या नॉन स्किल्ड लेबर को भी लैंग्वेज आना जरूरी? ये सारे दुबई भागते हैं, ये सारे दुबई यूरोप में ऐसे लोगों की डिमांड नहीं है? डिमांड आती है, लेकिन फिर उसका प्रोसेस अलग हो जाता है। क्या प्रोसेस? वही वीडियोस वगैरह बनती है, उसका सीवी बनता है, ठीक है, उसका इंटरव्यू होता है। इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। अच्छा। अब वही आदमी सोचे इंग्लिश आती हो तो मैं यही कॉल सेंटर पे ना लग आईटीआई जाऊं। के जो आईटीआई में जो होते हैं, जो ऑलरेडी इसका कोर्स करते हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो आइल्स देते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे को बाहर जाना है। अब लेबर क्लास जो पान खा रहा है, अब उसको वो आके मेरे से कह रहा है मेरे को बाहर भेज दो, तो कैसे भेजे उसको? और वो सारे दुबई भागते हैं, सारे दुबई भागते हैं। दुबई में ये सब इजी है? अरे दुबई में बहुत ईजी है, दुबई में लेबर चाहिए ना। तो दुबई में वो कुछ नहीं मांगते? कुछ नहीं, बस डिमांड आई, भेज दिया यहाँ से। लेकिन ये बंदा वही काम कर सकता है जिसके पास एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सर्टिफिकेट होता है, वो लीगल कर सकता है इसको। तो ये भी उनको कुछ कंपनीज एजेंसीज दिलवाती हैं। हाँ, ये जो इसके सर्टिफिकेट के लिए भी ना एक क्राइटेरिया होता है, वो फुलफिल करना पड़ता है आपको। वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लगाने पड़ते हैं, वहाँ से अप्रूव आता है। और लेबर के भी कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? बस लेबर का पासपोर्ट चाहिए होता है, और सीवी वैसे ही बनाने के लिए, दिखाने के लिए लगा देते हैं। और पे हाई होता है? कैसा पे होता है? 60-70 हज़ार नॉर्मली इतना ही होता है। यहाँ पे वो 10-20 कमा रहे हैं, वहाँ 60-70 कमा। हाँ बस, हाँ। भाई वैसे इंस्टाग्राम पे आजकल ऐसी रीलें भी आ रही हैं, जैसे हम देखते हैं कि यार अगर तुम यूरोप में या किसी कंट्री में बाहर जाके 50 लाख कमा रहे हो, तो वो इंडिया के मुकाबले 10-12 लाख इक्वल है। वो एक ही बात है, मतलब ये आपके लिए थोड़ा अगेंस्ट जाएगा, इसको वैसे मत लेना। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आपके पास बच्चे हैं और वो लोग बाहर पढ़ने जाएं, बट आप क्या सजेस्ट करते हो ऐसे? क्योंकि ये वो फिर पूरा फैक्चुअल दिखाते हैं कि यार 50 लाख तुम यहाँ बना रहे हो, तो मतलब अगर तुम इंडिया में 12-15 लाख बना रहे हो तो इक्वल है, तो मत जाओ, जाना वेस्ट है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? बहुत सही पूछा आपने। देखो, जो आप बोल रहे हो ना, मैं कंप्लीट सेटिस्फाई करता हूँ, लेकिन जहाँ पे वो उसकी बात है ना, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बात आती है। वहाँ पे लाइफ है, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, क्राइम रेट कम है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक 10,000 में काम कर रहा है ना, अगर वो निकल गया, 5,000 वाला पीछे बैठा है, उसको ले लेंगे। मेन आए थे क्वालिटी ऑफ लाइफ यार, वहाँ पे क्वालिटी है, साफ़ पानी, साफ़ हवा। यहाँ पे क्या है, लोग इसीलिए बाहर जाते हैं। अब यूरोप के अंदर 5 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आप डिपेंडेंट के साथ जा सकते हो स्टडी वीज़ा पे। अच्छा, कौन कौन सी? डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और आपका हो गया स्वीडन। अच्छा, यहाँ पे आप किसी को ले जा सकते हो अपने साथ? आपका स्टडी वीज़ा पे आप जा रहे हो, आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आप स्टडी वीज़ा पे बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, तो हम आपकी एप्लीकेशन लगाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ की कंट्री अलाउ करती है कि आप लेके आओ, कोई बात नहीं, आपका जो डिपेंडेंट आएगा वो फुल टाइम काम करेगा, वो वर्क कर सकता है? वो वर्क कर सकता है उसी के बेस पे। और जब स्टडी वीज़ा के लिए उसका लगाते हैं कैंडिडेट का, तो साथ में उसके डिपेंडेंट का भी लगता है। अगर उसका बच्चा है तो उसके बच्चे का भी लगता है, और उसके बच्चे की एजुकेशन फ्री होती है वहाँ पे। अच्छा, ये बढ़िया चीज़ है। यूरोप सारा पैकेज देता है आपको, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया इतनी अच्छी कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं यार ये। इटली महंगा पड़ता है ज़्यादा? इटली महंगा पड़ता है, इटली, फ्रांस, पेरिस मेन हब है ना, वहाँ पे महंगा आपके पड़ता है। पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो कौन सी कंट्रीज़ की मेजरली आते हैं? देखो, मेरी जो मार्केट है ना, वो मैंने 10 लाख वाले मैंने पकड़े नहीं हुए बच्चे। अगर किसी को प्रेफरेंस है कि सर मेरे को इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, हम लगा देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारी जो मार्केट है ना, वही आती है 4, 5, 6, क्योंकि उनका बजट के अंदर चीज़ें रहती है। घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ते, सबसे पहली बात। पार्ट टाइम काम करके अपना कमा लेते हैं, गुजार कर लेते हैं, उसके बाद जॉब भी बड़ी आराम से मिल जाती है। सबसे पहली बात इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, कोई भी होता है। बैचलर्स आपने करी, उसके बाद आपको 18 महीने का टाइम मिलता है इसके अंदर,
18 महीने का टाइम जॉब ढूंढने के लिए मिलता है कि उस 18 महीने के अंदर आपको जॉब ढूंढनी है और जॉब मिल जाती है, बड़ी आराम से मिल जाती है। 5 साल आपने काम करा, यू आर एलिजिबल फॉर द PR, आप PR ले लो वहाँ पे। बट अगेन वही है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है, आप तैयार हो उस चीज़ के लिए, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एग्जैक्टली और यही चीज़ अभी मैंने इंट्रोड्यूस करी है, कोर्स इंट्रोड्यूस करा है वीज़ा मैनेजमेंट कोर्स का, ठीक है। बजट फ्रेंडली है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतने काउंसलर्स के फ़ोन आते हैं ना कि आप हमारे साथ B2B कर लो, B2B कर लो। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ से करके आए, कहाँ से पूछे, यहाँ से करके आए, वहाँ से करके, मैंने कुछ सिखाया नहीं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने ये कोर्स निकाला है, मैं 5 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ कि मेरे को पता था मेरे को निकालना है, और वो 5 साल लग गए इसको आते आते। तो इसके अंदर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टूडेंट की सबसे पहले काउंसलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करोगे। अगर बच्चा BA का आप उसको वो दे रहे हो मेडिकल के, तो कहाँ से आएगा, उसका कोर्स कहाँ से मिलेगा उसको, ठीक है। और एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, SOP कैसे बनानी है, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, यूनिवर्सिटी में लगती है ये, ठीक है। कवर लेटर कैसे बनाना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ठीक है। एम्बेसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे सबमिट करने हैं। इसके साथ साथ मैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि आपको ब्रांड अपनी कैसे बनानी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियोस कैसे बनानी है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है। यूनिवर्सिटी के साथ मैं उनको टाई अप करवा के दूंगा। रिफ्यूज़ल के केसेस जो है मैं सारी चीज़ उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपका टाई अप कितनी कंपनी से? मेरा टाई अप ऑलमोस्ट 1000+ यूनिवर्सिटी से। बाकी उसके बाद इतना एक्सपीरियंस आ गया, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाए अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे पास है चाहे नहीं है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और सारा पैसा नॉलेज का ही है। भाई बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हो। और हमने जैसे वादा किया था, हमने वर्क परमिट की बात करी, स्टूडेंट्स की बात करी, कोर्स की बात करी, अब हम टूरिस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, उसके बारे आप में टूरिस्ट के बारे में बता दो। हॉलीडे का सीज़न है, अगर यूरोप कोई प्लान कर रहा है तो वीज़ा कैसे लगवाए? देखो टूरिस्ट वाले का देखो प्रोसेस सबका सेम ही होता है, चेकलिस्ट सबकी सेम होती है। इम्पॉर्टेंट है कि वो बंदा जाके वापस आएगा नहीं आएगा। सिंगल बंदे को बहुत मुश्किल से लगता है, सिंगल बंदा लगा ही नहीं सकता अपना वीज़ा। क्यों नहीं लगा सकता? अब MHC को लगता है ये यहाँ पे आएगा फिर उसके बाद गायब, ये वापस ही नहीं आएगा, ये उनका लगता है ये गायब हो जाएगा यहाँ आके। तो सिंगल बंदे का वीज़ा कभी लगता ही नहीं। इसीलिए उसके साथ में या तो उसके भाई का लगाओ, उसकी वाइफ का लगाओ, ठीक है, फैमिली का लगाओ। फैमिली का लगाया, सबका वीज़ा लगा लिया फैमिली का, लेकिन गया अकेला बंदा ही। वीज़ा तो आ गया ना, वीज़ा आ गया, वो चले अकेले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंगल बंदे का वीज़ा कभी नहीं लगता। मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, शाहरुख खान किंग आपको पता ही होगा, पूरी दुनिया को पता है वैसे तो, दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है, तो दुबई ने उनको PR दे रखी है। दुबई किसी को PR नहीं देता, वो गोल्डन पासपोर्ट देता है आपको, एंट्री एग्जिट आपकी फ्री होती है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, ये चीज़ चलती है। दुबई कभी किसी को PR देगा नहीं, अपनी सिटीजनशिप देगा ही नहीं, उसका बेनिफिट उठाने देगा ही नहीं, कभी नहीं देता, ठीक है। और US भी बहुत मुश्किल से देता है, 5-6 साल बाद आया तो आया। US की तो भाई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट, पोलैंड वर्क, मैं आपको इसके बताता हूँ। पोलैंड की वर्क परमिट है, ऑफर लेटर आ गए हैं मेरे क्लाइंट से, ठीक है, डेट नहीं मिल रही है VFS की। हाँ, डेट नहीं मिल रही है, और डेट जो मिलती है 900-1000 रुपये में मिल जाती है नॉर्मल। उसके ऊपर हम कुरियर का भी लगाते हैं और एडिशनल करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली 1000 रुपये में मिल जाती है। वो आज के टाइम पे कितने की मिल रही है सोच सकते हो आप? वो डेट 1000 वाली जो अपॉइंटमेंट डेट है वो कितने की मिल रही होगी? 20-30 हज़ार, 1 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 1000 वाली? हाँ, 1000 सिर्फ पोलैंड कंट्री? सिर्फ पोलैंड कंट्री। ये क्या सीन है यार, इतना महंगा? बट पोलैंड क्यों जा रहे हैं लोग इतना? अरे ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, सस्ती है ना, वहाँ से जो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रही हैं। अब मेरे पास वही आए जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि ग्रीस, हंगरी वगैरह हर जगह यहाँ तो मिल रही है अपॉइंटमेंट, पोलैंड में नहीं मिल रही ना। बाप रे, तकड़े ही रेट कर रखा है। अरे इसमें पता है ये क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं, ये ऑलरेडी बुक कर लेते हैं पहले। अब उनको पता है कि आने वाली है, ठीक है, तो वो पहले से ही बुक कर लेते हैं जो एजेंट्स होते हैं। उसके बाद जब सारी बुक कर ली ना, उनके बाद फिर वो अपनी ऐड चलानी चालू करते हैं सोशल मीडिया पे, बुक एन अपॉइंटमेंट हर जगह चलती है। उसके बाद कोई भी जाएगा उस पर कॉल करेगा ना, तो सीधा पोलैंड ये चार्जेस हैं, इसके ये चार्जेस हैं, आपको देना। ये तो गलत हो रहा है वैसे आम जनता के लिए। अभी पोलैंड कर रहा है इसके ऊपर डिस्कस, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर है, लोगों को पता है, एम्बेसी को भी पता है ये चीज़ हो रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर बात चल रही है भाई। क्योंकि
जो जैसे हर कोई भी खुद मतलब खुद भी वीज़ा लगवा सकता है अपना बिना किसी एक्सपर्ट के, जो टूरिस्ट है एटलीस्ट, क्योंकि वो डेट लेना तो कुछ नहीं, VFS पे अवेलेबल अगर स्लॉट आपको देखो प्रोसेस पता है तो अगर आपको अगर तुम स्मार्ट इनफ हो, हाँ तो, लेकिन हम तो फिर भी चाहेंगे अटक किसी जाओगे। एजेंट के पास ही पहुंचे और जाके यार इमिग्रेशन एक्सपर्ट से ही लगवाएं, अगर आपको फ्री फंड बैठ के आराम से वीज़ा लगवाना है। सबसे पहले मैं यूरोप की बात करता हूँ, ठीक है। यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे घूमने जा सकते हो? जर्मनी जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, ग्रीस जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जाना है लाटविया, आपको जाना है पोलैंड, आपको यहाँ नहीं देगी, टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है ये, ठीक है। आपकी आइटनरी बनती है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम के हिसाब से। आपने आइटनरी में आपने सब कुछ मेंशन करा है, पहले दिन मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ रुकूंगा, उसके बाद मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, वो आपकी 6 दिन की आइटनरी बन गई, ठीक है। सब फिक्स है आपका, होटल से सारी बुकिंग हो चुकी है, एम्बेसी वालों ने कंफर्म करा, कंफर्म है सब कुछ। आपने फाइनेंस दिखाया कि मेरा बिजनेस है या मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ, ठीक है। फाइनेंस का लगाया, ठीक है, और आपका कवर लेटर भी लगाया है इसके साथ में, ठीक है। सारी चीज़ें बताई उसके अंदर। पहली बात तो अकेले बंदे का लगेगा नहीं, हनीमून का बड़ी जल्दी लगता है, बड़ी आराम से लगता है हनीमून का, तो कभी भी लगा लो उसका, तो ठीक है। आपने दिखाया सारा सब कुछ, उसके बाद अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने चेक करा कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, चले गए। फ्रांस गए, फ्रांस से उसके बाद अपनी फैमिली नीदरलैंड के अंदर है, फ़्लाइट पकड़ी, नीदरलैंड चले गए, वहाँ से वहाँ घूम रहे, जहाँ जाना था वहाँ गए नहीं, जहाँ नहीं जाना था वहाँ चले गए। सही बात है भाई। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं आपके बहुत सी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे भाई से बात करने के बाद। और अगर आप लोग भाई को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भाई उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। भाई का इंस्टाग्राम यहाँ पे आ ही रहा था, भाई का फ़ोन नंबर, भाई का वेबसाइट का लिंक, सब कुछ नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, जाके भाई को कांटेक्ट करें। और एक चीज़ और है, हाँ, अगर आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हो, मैं आपको 40% डिस्काउंट दूंगा। लो जी, अपने कोर्स पे या कंसल्टेशन पे भी दूंगा, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, वहाँ पे मैं क्या कर कमाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है, तो उसमें मैं आपको 40% भाई वाह यार, ये है तो कुछ भाई दिलदार अगर आप भाई आदमी। के पास जा रहे हो तो भाई ये ज़रूर बताएं कि आप रियल हिट की और ये नाइट टॉक की वीडियो देखकर भाई के पास पहुंचे हैं। आप मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओ, मैं आपको 40% स्क्रीनशॉट दिखाना शेयर का, आपको ग्रुप में शेयर करनी है वीडियो। भाई ये है कुछ बात, ये होता है दिल। तो भाई मौके का फ़ायदा उठाओ और भाई को रीच आउट करो। अगर आप भी प्लान कर रहे हो बाहर काम करना या बाहर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप जाके रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त यार है जो भटक रहा है, जिसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही हम आपके लिए मज़ेदार और काम की वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय चलो जी, बाय बाय, सी यू। बाय। जाओ जल्दी जाओ, घूमने जाओ फटाफट।